हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास हम बात करेंगे यहाँ पे ओलैब्स की, यानी बात करेंगे प्रैक्टिकल्स की। यहाँ पे प्रैक्टिकल्स में हम क्या करते हैं, पहले थ्योरी पोर्शन को स्टडी करते हैं, उसके बाद हम प्रैक्टिकल को परफॉर्म करते हैं। अभी तक आपने क्या किया है, जो हमारा पहला प्रैक्टिकल था उसमें आपने देखा कि कार्बोहाइड्रेट को किस प्रकार से आप डिटेक्ट करेंगे कि किस फूड मटेरियल में स्टार्च है या नहीं है। इतनी बात क्लियर है। हमने पहले थ्योरी पढ़ी थी, फिर हमने परफॉर्म भी यहाँ पे किया था। आज हम कोई और यहाँ पे प्रैक्टिकल को यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। उससे पहले हमारा जो प्रीवियस प्रैक्टिकल था उसे आप एनिमेशन के माध्यम से फिर से समझेंगे कि आपने अभी तक क्या इस प्रैक्टिकल में समझा है। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए, तो हमारा जो प्रीवियस प्रैक्टिकल था वो था डिटेक्शन ऑफ स्टार्च इन फूड सैंपल, जिसे आपने थ्योरी में अच्छे से समझा और आपने उसे परफॉर्म भी किया था सिमुलेटर में। आज हम एनिमेशन के माध्यम से देख लेते हैं कि यहाँ पे इस प्रैक्टिकल में हमने क्या क्या चीजें समझी हैं। Detection of starch in food samples. To do the experiment, we require distilled water, beaker, potatoes, tile, knife, iodine solution, test tube. यहाँ पे आपने क्या देखा, जो हम मटेरियल इस प्रैक्टिकल में यूज करेंगे वो सारे मटेरियल आपको दिखाए गए हैं और इसमें हम जिस भोज्य पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट की प्रेजेंस और एब्सेंस का पता लगा रहे हैं वो क्या होगा, यहाँ पे पोटैटो यानी आलू। आलू में आप देख रहे हैं कि इसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होगा या नहीं होगा। तो आगे देखिए। Glass rod, muslin cloth. Take a potato and place it on the tile. Grind or chop the potato into small pieces using a knife. Using a spatula, put these pieces of test material, that is the potato, into a beaker. Add some distilled water to the beaker. चलिए, आपने यहाँ पे क्या किया, आलू को लिया और आलू को आपने क्या किया, बारीक किया और उसमें आपने एक सैंपल बना दिया, यानी कि जिस सैंपल की टेस्टिंग होनी है वो सैंपल आपने प्रिपेयर यहाँ पे कर दिया है। Stir the contents of the beaker with a glass rod. Place the beaker containing mixture over a Bunsen burner. Heat the mixture for 5 minutes while stirring with a glass rod. Now take a beaker and a muslin cloth. Tie a thread around the mouth of the beaker to secure the muslin cloth to it. Filter the solution through this beaker. Take a clean test tube. Pour some of the test solution into the test tube. Take iodine solution using a dropper. Add a couple of drops of iodine reagent into the test solution. Indication of blue-black color shows the presence of starch in the solution. आपने क्या समझा इस प्रैक्टिकल के माध्यम से? जैसे कि हमने प्रीवियस जो हमारा प्रैक्टिकल था उसमें हमने बहुत सारे भोज्य पदार्थों को लिया था और उसमें आपने क्या देखा था, हम देख रहे थे कि किस भोज्य पदार्थ में यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है या नहीं है। जैसे कि यहाँ पे हमने आलू का एग्जाम्पल लिया, लेकिन अगर हम सिमुलेटर की बात करें तो सिमुलेटर में आपने बहुत सारे भोज्य पदार्थों को यहाँ पे लिया था और एक एक करके हम देख रहे थे। जैसे कि यहाँ पे हमने क्या लिया, कैरेट लिया है, व्हीट लिया है, एप्पल, एग, टोमेटो, ओट्स, पोटैटो और ब्रेड। ये सारे हमने फूड सैंपल लिए थे और हमने देखा था कि किस में यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, किस में नहीं है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो हमने क्या कहा कि इनमें जब हमने आयोडीन सॉल्यूशन को मिक्स किया तो अगर ब्लू ब्लैक कलर यहाँ पे आ जाता है, यानी कि नीले से काला रंग अगर यहाँ पे आता है, तो ये बताता है कि यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च प्रेजेंट है। अब हम कभी कार्बोहाइड्रेट कह रहे हैं, कभी स्टार्च कह दे रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आपको अच्छे से पता है, आपने समझा है कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट के प्रकार कितने होते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट के क्या एग्जाम्पल है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के क्या एग्जाम्पल है और दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो ये जो प्रैक्टिकल हमारे पास आया था इससे आप अच्छे से समझ चुके हैं और ये आप क्या कर सकते हैं, परफॉर्म भी कर सकते हैं। चलिए, आज के लिए जो हमारा नेक्स्ट प्रैक्टिकल होगा वो है अनियन एंड चीक सेल्स। यहाँ पे हमारे पास दो प्रकार की सेल्स हैं, एक अनियन सेल्स को हम लेंगे और एक हमारी चीकी सेल्स को लेंगे, उन्हें हम स्टडी करेंगे। तो ये भी क्या है, बहुत इजी प्रैक्टिकल है और बहुत अच्छा प्रैक्टिकल है जिसमें आप अच्छे से समझ सकते हैं सेल के बारे में। ठीक है, सेल यानी कि कोशिका।
अब क्या होती है कोशिका? तो आपको इतना पता है, जब आप छोटे थे तो आपको एक लाइन बताई जाती थी, आपको कहा जाता था सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी, यानी कि जो कोशिका है वो शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। अब क्या होता है संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई? चलिए सबसे पहले देख लेते हैं हमारा जो प्रैक्टिकल क्या है, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, हमारा जो उद्देश्य है वो यहाँ पे क्या है। Our aim to prepare a stained temporary mount of onion peel and human cheek cells and to record the observation। हमें हमारा जो प्रैक्टिकल है वो ये है कि हमने जो अनियन सेल है, हमने अनियन यानी कि जो प्याज है, प्याज की कोशिका, और जो ह्यूमन चीक सेल है यानी कि आपके जो गाल की जो सेल है, उन दोनों सेल्स को हमने क्या करना है, स्टडी करना है, ऑब्जर्व करना है दोनों प्रकार की कोशिकाओं को। ठीक है, अब इस सबसे पहले बात कर लेते हैं कोशिका के बारे में, क्योंकि क्या है बहुत जेन्यून सा टॉपिक है, बहुत नॉर्मल सा टॉपिक है। आप कोशिका के बारे में पढ़ते चले आ रहे हैं। हमने अभी कहा है कि कोशिका क्या है, हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। तो सबसे पहले इसी डेफिनेशन को समझ लेते हैं। दो चीजें आती हैं हमारे पास, क्रियात्मक और संरचनात्मक। अब संरचनात्मक से क्या मतलब हमारे पास आता है, हमने कहा कि जो कोशिका है, कोशिका एक थी कोशिका, एक ही कोशिका से भी जीवों का निर्माण होता है, यानी कि ऐसे भी जीव होते हैं जो एक कोशिकीय होते हैं, जिनका निर्माण सिर्फ एक कोशिका से होता है, बहुत सूक्ष्म होते हैं जिन्हें हम देख नहीं पाते हैं, जैसे कि अमीबा हमारे पास एग्जाम्पल आता है। ठीक है, एक ही कोशिका से बना होता है अमीबा, एक ही कोशिका के अंदर वहाँ पे क्या हो रहा है, पोषण की प्रक्रिया हो रही है, वहीं पे पाचन की प्रक्रिया हो रही है, वहीं पे अवशोषण की प्रक्रिया हो रही है, सारी जो प्रक्रियाएं हैं वो वहीं पे हो रही हैं, यहाँ तक कि प्रजनन भी उसी सेल से हो रहा है। ठीक है, एक कोशिका से बने हमारे पास क्या आ गए हैं, जो ऑर्गेनिज्म है वो आ गए हैं। ठीक है, अब हमने कहा कि ऐसे भी यहाँ पे क्या होते हैं, जीव होते हैं कि जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं, जैसे कि हमने कहा कि हमारी जो बॉडी है वो इतनी सारी कोशिकाओं से मिलकर के बनी है कि हम गिन नहीं सकते हैं, अनगिनत कोशिकाओं से मिलकर के बनी होती है। कैसे इतनी सारी कोशिकाओं से मिलकर पूरी बॉडी का फॉर्मेशन होता है, क्या चीजें हमने अभी तक सीखी हैं? चलिए, तो हमने क्या बात की है, हमने कहा है कि जो कोशिका है, कोशिका के बारे में बात हो रही है, यानी कि सेल के बारे में बात हो रही है। और क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, और क्या कहा, क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, अब संरचना से मतलब है स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर से मतलब है कि हमारी जो बॉडी बनी है वो पूरी कोशिका से बनी है। फिर हमने कहा जो भी क्रियाएं हो रही हैं वो सेलुलर लेवल पे हो रही हैं। संरचना में हमने क्या कहा, हमने कहा जो कोशिका थी, कोशिका से क्या हुआ, यानी जो सेल्स थी, सेल से क्या बनी, यहाँ पे बहुत सारी कोशिकाओं को मिलकर के यहाँ पे बने ऊतक, जिन्हें हम क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऊतकों से मिलकर के बने अंग, ठीक है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, ऑर्गन कहते हैं। बहुत सारे अंगों से मिलकर के बने यहाँ पे अंग तंत्र, ठीक है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। और इन बहुत सारे अंग तंत्रों को मिलकर के पूरे शरीर का निर्माण होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। ये चीजें हमने पढ़ी हैं जब हम चैप्टर को पढ़ रहे थे, तब हमने अच्छे से समझा था कि इस प्रकार की प्रक्रिया हो रही है। अब हमने कहा कि यहाँ पे कोशिका से मिलकर के बने हैं, यानी कि इकाई हम किसे कहते हैं जिसके आप और छोटे पीस नहीं कर सकते हैं। इकाई यानी कि यूनिट हम किसे कहते हैं कि जो सबसे छोटा जो पॉइंट होता है, यानी कि हमने कहा चौक है। अब चौक के आपने क्या किया, पीस किए और आप करते चले गए, वहां तक करते चले गए कि जब जो चौक है पाउडरी फॉर्म में आ गया, और फिर आप उसके और ज्यादा टुकड़े नहीं कर सकते हैं, तो हमने कहा कि वो क्या है, इकाई है। ठीक है, तो अगर हम कोशिका की बात करें, जब हमने कोशिका की बात की थी तो हमने कहा था कोशिका किस किस से मिलकर के बनी है। हमने कहा कोशिका में क्या होती है, सेल वॉल भी होती है। हमने कहा कोशिका में क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन भी होती है। ठीक है, हमने कहा कोशिका में क्या होती है, सेल ऑर्गेनेली भी होती हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें होती हैं। यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियस भी होता है। तो हम कह रहे हैं कि कोशिका को हम और छोटे पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि कोशिका अलग अलग चीजों से मिलकर के बनी है। फिर भी हम कोशिका को क्यों कह रहे हैं कि हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। देखिए, अगर हमने कोशिका को अलग कर दिया, हम यहाँ पे तीन चीजें पढ़ते हैं। अगर हम कोशिका की बात करते हैं तो मेनली हम तीन चीजों की बात करते हैं। किन तीन चीजों की, हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म की। पहले क्या आना चाहिए, सेल मेम्ब्रेन आना चाहिए, दूसरा साइटोप्लाज्म आना चाहिए, और तीसरा क्या है, यहाँ पे न्यूक्लियस है। ठीक है,
तीन चीजों की हम बात करते हैं। हमने कहा मेनली तीन पार्ट में डिवाइड कर देते हैं कोशिका को, फिर भी हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ये हमारी संरचनात्मक इकाई है, जबकि कोशिका के भी भाग हो सकते हैं। तो आपने देखा होगा कहीं पे सिर्फ साइटोप्लाज्म आपको दिखाई दे रहा है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि वो एक जीवित प्राणी के लक्षण हैं, या कहीं पे सिर्फ सेल मेम्ब्रेन पाई जा रही तो वो जीवित के लक्षण है, या सिर्फ केंद्रक अगर पाए जा रहे तो वो जीवित के लक्षण है। हम जीवित कब कहेंगे? जब एक कोशिका साइटोप्लाज्म से भी बनी है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन से भी बनी है और न्यूक्लियस से भी बनी है। जब तीनों चीजें इंक्लूड हो जाती हैं, पूरी कोशिका का निर्माण करती हैं, तभी वो जीवित कहलाती हैं। जीवित प्राणी कौन कहलाएगा? जिसमें कोशिका में क्या पाए जाएंगे? कोशिका में क्या जो सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली जिसे हम कहते हैं, ठीक है, हम क्या कहते हैं, ये कोशिका है इस प्रकार से, इसे हमने क्या कहा? सेल मेम्ब्रेन कह दिया है। यहाँ पे जो लिक्विड फॉर्म में होता है वो क्या है? यहाँ पे साइटोप्लाज्म है, ठीक है, और बीच में हमने क्या कहा? ये क्या है? न्यूक्लियस है, इसे हम सेल कह देते हैं। अगर इनमें से आप किसी एक पार्ट को ले लेते हैं, आप एक साइटोप्लाज्म को ले लें या फिर आप सेल मेम्ब्रेन को ले लें या न्यूक्लियस को ले लें, अगर आप सिंगल सिंगल चीजें लेते हैं तो ये हम नहीं कहेंगे कि ये क्या है? जीवित का लक्षण है। जीवित कब कहलाएगा? जब सारे ही फीचर्स इसमें आएंगे, यानी कि जब एक कोशिका का निर्माण होगा। तो क्या है? जब कोशिका वहां पे आ गई है, एक सिंगल सेल अगर किसी में आ गई है तो वो भी जीवित कहलाएगा। जैसे कि हमने कहा अमीबा, अमीबा क्या इस प्रकार से आप देखते हैं स्ट्रक्चर अमीबा का, ठीक है, और ये क्या सिंगल सेल है, ये वैक्यूल्स पाए जा रहे हैं, ये क्या सिंगल सेल है, ठीक है, एक ही कोशिका है। एक कोशिका में क्या होगा? सेल मेम्ब्रेन भी पाई जाएगी, यहाँ पे क्या पाया जाएगा? साइटोप्लाज्म भी पाया जाएगा, यहाँ पे न्यूक्लियस भी पाया जा रहा है, तब जाके हम कह रहे हैं कि ये क्या है? लिविंग है, ठीक है। इसीलिए क्या है? कोशिका को संरचनात्मक इकाई कहते हैं, क्योंकि कोशिका से ही मिलकर के आगे जो भी हमारी बॉडी होती है उसका निर्माण होता है। अगर हम कोशिका के और छोटे पार्ट करें, अगर हम कोशिका के और छोटे भाग करें, जैसे कि हमने कहा शरीर, अब शरीर को हमने किस में तोड़ा? अंग तंत्र में तोड़ा, ठीक है, अंग तंत्र को हमने अंगों में तोड़ा। हमने कहा अंग तंत्र, शरीर किससे मिलकर बना है? अलग अलग ऑर्गन सिस्टम, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है, अलग अलग हो गए हैं। अब हमने कहा डाइजेस्टिव सिस्टम है, पाचन तंत्र है, किस किस से मिलकर बना है? हमने कहा अलग अलग अंगों से मिलकर के बना है। हमने कहा अंग किससे मिलकर के बने? हमने कहा ऊतकों से मिलकर के बने हैं। फिर हमने कहा ऊतक किससे मिलकर के बने हैं? हमने कहा कोशिका से मिलकर के बने हैं। फिर कोशिका भी किससे मिलकर बनी है? हमने कहा ये सारी जो चीजें आ जाती है कोशिका इनसे मिलकर के बनी है। तो क्वेश्चन हमारा ये था कि फिर भी कोशिका भी किन्हीं चीजों से मिलकर के बनी है, फिर भी हम उसे इकाई क्यों कह दे रहे हैं? क्योंकि इसलिए कह रहे हैं कि खाली साइटोप्लाज्म या खाली सेल मेम्ब्रेन या खाली न्यूक्लियस अगर हो जाए तो वो किसी जीवित का लक्षण नहीं होती है। जीवित का लक्षण वो है कि जब क्या है? प्रॉपर एक सेल बनती है, ठीक है। सेल के अगर आप पार्ट करते हो अलग अलग पार्ट, तो वो लिविंग में नहीं कहलाता। इसीलिए हम क्या कह रहे हैं? सेल क्या है? यहाँ पे संरचनात्मक इकाई है, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। आप कह रहे हैं क्रियात्मक इकाई क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कोई भी फंक्शन हो रहा है वो सेलुलर लेवल पे हो रहा है। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ पे रेस्पिरेशन। हमने कहा रेस्पिरेशन में हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन को हम लेते हैं और CO2 को हम क्या करते हैं? छोड़ते हैं, ठीक है, ये चीज करते हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? एक सेल है हमारे पास, ठीक है, ये सेल है। अब सेल में क्या है? हमने ग्लूकोज यहाँ पे बना है, जब हमने क्या किया? खाना खाया, डाइजेशन हुआ, ग्लूकोज यहाँ पे बन गया है। अब इस ग्लूकोज से हमें क्या चाहिए? यहाँ पे एनर्जी चाहिए। अब इस ग्लूकोज को तोड़ने के लिए हमें ऑक्सीजन यहाँ पे चाहिए होता है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन को यहाँ पे ले रहे हैं। अब जब यहाँ पे ग्लूकोज टूटा, एनर्जी मिली, इसी के साथ हमें क्या मिला? CO2 भी मिला, और ये CO2 फिर क्या होगा? सेल से बाहर चला जाता है। तो यहाँ पे क्या है? ये जो प्रोसेस हो रही है वो हर एक सेल में हो रही है, क्योंकि हर एक सेल को यहाँ पे काम करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी की आवश्यकता होती है। आपने देखा कि हर एक सेल में क्या होता है? हर एक सेल में क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? ये सारी चीजें चलती रहती है, यानी कि एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। हर एक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया है, हर एक सेल में एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है, हर एक सेल में अलग अलग प्रोसेस हो रही है। और वहां पे क्या है? हम क्या कह रहे हैं? प्रोसेस कहाँ पे हो रही है? सेलुलर लेवल पे हो रही है, कोशिकीय स्तर पर हो रही है। इसीलिए हम क्या कह दे रहे हैं? कोशिका हमारी संरचनात्मक इकाई भी है और क्रियात्मक इकाई भी है। संरचना के बेसिस पे देखें तो हमने कहा जब कोशिका पूरी हमारे पास आती है तभी एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और जब पूरी सेल हमारे पास आ जाती है, चाहे वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, लेकिन क्रियाएं क्या चल रही है? सेलुलर बेसिस पे चल रही है। हमने कहा रेस्पिरेशन की प्रोसेस हो रही है, तो रेस्पिरेशन की प्रोसेस ऐसे नहीं है, सिर्फ रेस्पिरेशन इतना नहीं होता है कि आपने ऑक्सीजन को लिया, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ा। आप क्या समझते हैं? हम क्या लेते हैं? जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है हमारा, उसमें हम क्या पढ़ते हैं? लंग्स के बारे में पढ़ते हैं,
लंग्स में आप देखते हैं कि क्या है, एल्वेलाई है, एल्वेलाई में कैसे गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, जो रेस्पिरेशन है वो अलग अलग पार्ट में होता है। एक रेस्पिरेशन है कि जब आप देखते हैं कि जो हमारे नॉस्ट्रल्स हैं उनमें होता है कि हम क्या करें, ऑक्सीजन को ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ रहे हैं, ठीक है। एक गैसेस एक्सचेंज यहाँ पे हो रहा है। एक गैसेस एक्सचेंज कहाँ पे हो रहा है, जो इस प्रकार से एल्वेलाई रहती है, एल्वेलाई में होता है। एल्वेलाई क्या करेगी, ऑक्सीजन को देगी और CO2 को लेगी, ठीक है। एक एक्सचेंज यहाँ पे होता है, और एक एक्सचेंज आप यहाँ पे देख रहे हैं जो सेल में हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे रेस्पिरेशन क्या है, पूरी सेलुलर लेवल पे हो रही है। पाचन आप देख रहे हैं कि पाचन जब हुआ, पाचन में जब अवशोषण हुआ, कहाँ पे हो रहा है, सेलुलर लेवल पे हो रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि कोशिका क्या है, हमारी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, ठीक है। अब आप डेफिनेशन को समझते हैं कि डेफिनेशन जैसे कि आपने अभी तक सिर्फ याद की थी, अब आप समझते हैं क्यों संरचनात्मक कह रहे हैं, क्यों क्रियात्मक कह रहे हैं। चलिए, ये तो हमने बात कर ली है कि इसकी जो सेल है उसकी डेफिनेशन की। अब हमारा जो उद्देश्य है वो ये है कि आपको एक जो अनियन है, जो प्याज है, उसकी कोशिका को भी आपने ऑब्जर्व करना है, और जो हमारी जो चीक सेल होती है आपने उसको भी ऑब्जर्व करना है। तो हम अलग अलग सेल को क्यों ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो आपको ये पता है कि जब भी हम सेल के बारे में पढ़ते हैं, हम दो प्रकार की सेल के बारे में पढ़ते हैं। कौन कौन सी होती है, प्लांट सेल और एनिमल सेल, यानी कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका। अब जंतु कोशिका और पादप कोशिका में कुछ सिमिलैरिटीज भी होंगी, ठीक है, जैसे कि स्ट्रक्चर को लेकर के, और कुछ क्या होंगी, डिससिमिलैरिटीज भी होंगी, यानी कि विभिन्नताएं भी होती हैं। तो आपके लिए होमवर्क में क्या है, आप क्या करेंगे, प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या क्या विभिन्नताएं होती हैं वो आपको पढ़ के आना है, क्योंकि हम दोनों ही सेल को ऑब्जर्व करेंगे। और मैं हर एक प्रैक्टिकल में आपसे कहती हूँ कि जब तक आपका थ्योरी वाला जो पोर्शन है वो क्लियर नहीं होगा, तब तक आप प्रैक्टिकल को नहीं समझ पाएंगे। अब जब आपको इतना पता होगा कि एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या डिफरेंस है, तब आप ऑब्जर्व कर पाएंगे। जब आप क्या करेंगे, स्लाइड को प्रिपेयर करेंगे और माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे, तब आप क्लियरली देख पाएंगे कि जो आपने थ्योरी में पढ़ा है वो प्रैक्टिकल में है या नहीं है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। चलिए, सो क्लास आज आपने जाना सेल के बारे में, सेल क्या होती है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसका मतलब क्या होता है। आपका जो होमवर्क है वो ये है कि आपको एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंस देख के आना है, क्या क्या डिफरेंस होता है। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें सेल के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे कलेक्ट करेंगे, और उसके बाद अपना प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे। तो अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।